अगली कैटेगरी लिखो। ठीक है, देखो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके यूज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट वाइज हम बनाते जा रहे हैं, ध्यान से समझो इनको। ठीक है ना, फार्दर एंड फर्दर। देखो हिंदी से क्लियर करोगे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे फार्दर की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, ये होता है दूरी में और अधिक। क्या होता है, और अधिक। और ये जो फर्दर होता है इसका मतलब होता है आगे और, या और आगे, है ना, आगे ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो और ध्यान समझ लो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, बातें मत करो। ठीक है, एक सेंटेंस ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो लिखा है दो सेंटेंस। रमन हैज़ अ शॉप एट द फार्दर और फर्दर एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो दोनों में कौन सा उपयुक्त होगा? देखो रमन के पास एक शॉप है एट द डैश डैश एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के एंड पर। ठीक है ना, तो स्ट्रीट के एंड पर है अगर, तो देखो दूरी की तो बात की जा रही कि नहीं की जा रही। तो फर्दर और फार्दर में कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, कौन सा है? फार्दर है, बोलो है कि नहीं है? तो फर्दर यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसी तरह से लिखा आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर फार्दर इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन अगर किसी को मिल रहा है तो उसमें दूरी की बात ही नहीं कोई। क्या है दूरी की बात? वहाँ थी डिस्टेंस की बात, तो हमने फार्दर का यूज़ कर लिया। यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? मतलब मुझे आगे और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, तो यहाँ पर फर्दर का मतलब क्या है? आगे और। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? फर्दर। यहाँ पर फार्दर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर होगी बात कि नहीं? इसमें किसी कोई डाउट हो बताओ। एक और देखो, अगला हम देख रहे हैं जैसे फर्स्ट वर्सेस लास्ट। अभी तो पता ही होगा तुम लोग को, फर्स्ट मतलब प्रथम, है ना। लेकिन प्रथम की बात की जाए किसमें? क्रम के संबंध में, क्रम में प्रथम। और लास्ट मतलब जो अंतिम हो, ऑर्डर या क्रम में। तो दोनों ही क्रम के लिए यूज होते हैं, है ना। प्रथम के लिए या फर्स्ट, हम फर्स्ट यूज करते हैं, और आखिरी के लिए हम यूज करेंगे क्या? लास्ट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर was the dash Indian to get Nobel Prize in 2013। ठीक है ना, तो इसमें क्या यूज़ किया जाएगा? क्या यूज़ किया जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे। 2013 लिख दिया क्या? सही कर लो इसको, 1913 है, समझ रहे हो कि नहीं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो पहले इंडियन थे ना। तो इंडियन के आगे फर्स्ट लगाओगे लास्ट लगाओगे? लास्ट पता कर सकते हो उसमें क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दो, मतलब उनका क्रम पहला था। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार पाने वालों में।
सेकंड में जैसे हमने लिख दिया इंडियाज इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, ठीक है। वॉज रिमार्केबल। क्या भरा जाएगा, क्या होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रिमार्केबल थी, है ना, लास्ट डिकेड में ना। फर्स्ट डिकेड में वो लोग क्या फर्स्ट डिकेड में थी क्या? नहीं थी ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोनों में? लास्ट। तो ये हो गया लास्ट, ठीक है। दा का यूज होता है दोनों से, पहले ध्यान रखना। दा फर्स्ट दा लास्ट, ये पहले पढ़ चुके हो ना कि फर्स्ट से आगे हम दा लगाते हैं। किसी कोई दिक्कत है इसमें बताओ, कोई समस्या? ये सही कर लो भैया, प्राइस कर लो, हैं कौन सा नोट कर लो। अच्छा, कोई बता सकता है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? शांति के लिए। शांति के लिए मिला था? नहीं, उनको उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था, लिटरेचर में, ठीक है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का किसने कहा? चलो नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे देखते हैं। ये आवाजें मत किया अगर तुम लोग यार, कुटर पुटर करते हैं ना तो हर्ट है। चलो देखो, अच्छा थर्ड है इसमें, फॉर्मर एंड लेटर। ध्यान से देख लेना, हमने लेटर में LATT बनाया है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखो, फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, पहले वाला मतलब क्रम में पहले वाला, समझ रहे हो ना। अब पहले वाला ये नहीं पर्सन के लिए आएगा, किसी भी चीज़ के लिए आ सकता। ऐसे लेटर मतलब क्या होता है? बाद वाला। समझ गए सभी लोग कि नहीं? एग्जाम्पल देखो इसके, अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। वर बोथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। थे ना? क्यों भाई? अब जैसे यहां पर हमने लिखा डैश तो देखो, फॉर्मर किसके लिए यूज करते हैं? पहले वाला के लिए। पहले वाले कौन है? इंदिरा गांधी। बाद वाला कौन सा वर्ड? राजीव गांधी। बोलो है कि नहीं? अब डैश वॉज द सन ऑफ डैश, हमें इनका नेम नहीं यूज करना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हाँ, लेकिन द के साथ लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना। द लेटर मतलब बाद वाला, वॉज द सन ऑफ द फॉर्मर। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक एग्जांपल से क्लियर है कि नहीं वाला? कोई डाउट किसी को? अगला देखते हैं। अगला देखो, फर्स्ट
वर्सेस फोरमोस्ट। ये सुने होंगे सभी तुम लोगों ने कभी ना कभी, सुना है कि नहीं? तो देखो फर्स्ट की तो पता ही हमें, क्रम में प्रथम, है ना, जो फर्स्ट नंबर पे हो ऑर्डर में, है ना, क्रम में, तो ये तो प्रथम हो गया क्रम से, क्रम में या ऑर्डर में। फोरमोस्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। अति महत्वपूर्ण को हम क्या बोलते हैं, फोरमोस्ट। कई लोग स्पीच देते हैं, बोलते नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स एल्डर्स, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ऐसा करना चाहूँगा, फोरमोस्ट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना ऐसा, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोरमोस्ट का। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, डॉक्टर कलाम मस्ट ऑक्यूपाई a dash place in the list of Indian scientists, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या भरेंगे बताओ, फर्स्ट प्लेस बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्लेस बोलेंगे क्या? फर्स्ट प्लेस हो सकता है ना भी हो, और भी साइंटिस्ट हो सकते हैं, फर्स्ट भी है तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहो तो डॉक्टर कलाम मस्ट ऑक्यूपाई आ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट लिखने वाले हैं, तो द फर्स्ट एंड, और इम्पोर्टेंट के लिए हम क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए फोर मोस्ट प्लेस। हमने फर्स्ट का यूज़ किया नहीं यहाँ पर, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम किसका यूज़ करेंगे अब यहाँ पे, फोर मोस्ट का, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही है, ठीक है ना। डॉक्टर कलाम मस्ट ऑक्यूपाई अ फोर मोस्ट प्लेस। ध्यान रखो फोर मोस्ट तो एडजेक्टिव है, प्लेस सिंगुलर है, ठीक है ना, स्थान की बात की जा रही, पोजीशन की, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर ए यूज़ किया, तो कोई डाउट तो नहीं, ए कैसे आ गया, क्लियर। अब एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं इसका हम, जैसे लिखा है ये ऐसे लिखो, लाइक्स कर लो यहाँ पे, है ना, जैसे हमने लिखा ही लाइक्स टीचिंग, उसे पढ़ाना पसंद है, जैसे हमने इसमें आगे बोल दिया बट डैश एंड डैश ही इज एन ऑथर। तो पढ़ाना तो पसंद है, लेकिन सबसे पहले, है ना, फर्स्ट एंड क्या भरेंगे, फोरमोस्ट, ही इज एन ऑथर, ठीक है ना। बट द फर्स्ट मत कर देना आप, वो तब करते हैं जब एट्रीब्यूटिव केस में आए, उसके बाद भी कुछ लिखा हो नाउन, नाउन नहीं इसलिए नहीं लगाएंगे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज़ एन ऑथर, मतलब उसको पढ़ाना तो पसंद है, लेकिन पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एक ऑथर। समझ गया कि नहीं, कोई डाउट किसी को? तो फर्स्ट का यूज़ प्रथम ऑर्डर में, फोरमोस्ट का यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है ना, स्पेशल होने के लिए, ठीक है ना, इसलिए हम फोरमोस्ट पहले वाले में यूज़ किया, दूसरे वाले में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का यूज़ किया। ऊपर वाला समझ में आया होगा, है ना। पहले वाले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मर, द फॉर्मर, ठीक है ना, फॉर्मर का, और बाद वाले के लिए लेटर का। क्लियर है ना सभी को, नोट करो। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नियरेस्ट का यूज़ किया जाता है जब कोई वस्तु सबसे नज़दीक होती है ना, मतलब सबसे समीप होती, समझ रहे हो कि नहीं। और नेक्स्ट का सेंस किसके होता है, किसके लिए होता है, अगले के लिए,
है ना, अगला या बाद में, ठीक है ना, बाद वाला। अब देखो, लेकिन ये दोनों यूज़ किए जाते हैं पोजीशन के लिए। किस लिए यूज़ किए जाते हैं? पोजीशन के लिए। पोजीशन के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही पोजीशन मतलब स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, जैसे लिखा हुआ है विच इज द डैश हॉस्पिटल, विच इज द डैश हॉस्पिटल। अब देखो दोनों ही यूज कर सकते हैं, नियरेस्ट भी और नेक्स्ट भी। अगर हम यहाँ पर नियरेस्ट का यूज करते हैं, जो कि हम कर ही रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि सबसे पास का हॉस्पिटल कौन सा है, हम ये पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हमने बोल दिया विच इज़ द नेक्स्ट हॉस्पिटल, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि अगला हॉस्पिटल कौन सा है। मतलब हम एक पे खड़े हैं या एक को जानते हैं या कुछ भी हो, आगे वाला जो अगला पढ़ने वाला उसकी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों ही सही होते हैं, है ना। अब यहाँ पर तुमसे पूछा जाए कि कोई एक ही फिल करो, तो नियरेस्ट सुटेबल है, बोलो है कि नहीं? ये एक अलग चीज़ हो गई। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा माई ऑफिस इज इन द डैश बिल्डिंग। तो जनरली लोग यही बोलते हैं ना, मेरा हॉस्पिटल अगली बिल्डिंग में है। सबसे पास की बिल्डिंग कैसे? कई बिल्डिंग होंगी, सबसे पास की बिल्डिंग क्या होता है? सबसे पास की मतलब और भी हैं, और जब और भी है तो सबसे पास की कौन सी हो सकती है, ठीक है ना। तो तुम फिल कर सकते हो नियरेस्ट भी, लेकिन सुटेबल कौन सा है यहाँ पर? नेक्स्ट। तो हम बोलेंगे क्या? विच इज़ द सॉरी माई ऑफिस इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, मतलब मेरा ऑफिस अगली बिल्डिंग में है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अगला देखो, इसका देखते हैं हम लोग, लेटर और लेटर। अभी भी देखा था हमने इस लेटर का यूज़ देखा था ना। ये लेटर कब आ रहा था? बाद वाले के लिए, फॉर्मर के साथ हमने इसको देखा था। तो इसका सेंस तो वही रहेगा, लेटर मीन्स बाद वाला। लेकिन ये जो लेटर है ना, इसका मीनिंग होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, और ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ये किस रिस्पेक्ट में? टाइम के। जैसे हमने एग्जांपल दिया, जिसने बोला आई विल कॉल यू कौन सा सही है इसमें? आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद वाला कॉल करूंगा। बाद वाला पहले वाला कॉल भी होता है, क्या होगा? बाद में कॉल करूंगा, है ना, टाइम की बात की जा रही ना। और जब कॉल करने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हम किसका यूज करेंगे? लेटर का। यहाँ पर ये लेटर रॉन्ग है, क्योंकि ये पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन की बात ही नहीं यहाँ पर। समझ गया कि नहीं? कोई किसी को डाउट है यहाँ तक? और एक और एग्जांपल, जैसे पहले दे भी चुके हैं फिर भी देखो, जैसे सिंपल लिख दे, हमने लिखा है द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल वॉज बोरिंग। अब देखो, नॉवेल के पार्ट की बात की जा रही है ना, पार्ट ऑफ द नॉवेल है, बोलो है कि नहीं? तो अगर पार्ट की बात की जा रही है तो टाइम की बात हो सकती है क्या? तो स्थिति में बात की जाएगी ना। तो स्थिति के लिए क्या यूज करते हैं? सिचुएशन के लिए लेटर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लेटर सही होगा, ये लेटर यहाँ पे रॉन्ग है। द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल वॉज बोरिंग, मतलब नॉवेल का जो बाद वाला पार्ट था, बाद वाला हिस्सा था, वो बोरिंग था, उबाऊ था, ठीक है। एक और देखो, लास्ट एंड लेटेस्ट। देखो लास्ट की मीनिंग क्या होती? लास्ट की मीनिंग होती बाद में, है ना, बाद होती है कि नहीं। और ये क्या? क्रम की बात, क्रम के लिए आता है, क्रम में बाद में, पहले पढ़ चुके फर्स्ट वर्सेस लास्ट, अभी बताया था। लेकिन लेटेस्ट मतलब क्या होता है? नवीनतम, जो रिसेंट में ही
हुआ हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज द लास्ट लेटेस्ट न्यूज़, ये लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है व्हाट इज द लास्ट लेटेस्ट अपडेट, और एक हमने और लिख दिया है हु केम लास्ट लेटेस्ट। ठीक है ना, ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब तो हमें बताओ पहले वाले में क्या सही है, कोई बताएगा? व्हाट इज द लास्ट और लेटेस्ट न्यूज़, लास्ट यूज़ करें या लेटेस्ट? लेटेस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई जब न्यूज़ की बात की जा रही है तो न्यूज़ तो व्यक्ति लेटेस्ट ही देखता है ना। न्यूज़ का मतलब ही होगा जो लेटेस्ट हो घटना, तो यहाँ पर लास्ट का कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर लास्ट गलत है। तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ होगा। ठीक है, अगला व्हाट इज द लास्ट लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पर क्या होगा? लेटेस्ट लास्ट होगा, कौन सा सही होगा? कितने लोग कह रहे हैं लास्ट सही होगा? एक व्यक्ति लास्ट वाला, और बाकी सब लेटेस्ट वाले। देखो यहाँ पर लास्ट सही है, कौन सा सही है? लास्ट। लेटेस्ट क्यों गलत है? देखो वर्ड जो आया है अपडेट आया है, अपडेट का मीनिंग ये होता है जो लेटेस्ट हो, समझ रहे हो ना? ये एक ऐसी चीज होती है, ये एक ऐसा नाउन है जो लेटेस्ट ही होता है, और अगर ये पहले से ही लेटेस्ट में है तो इसके आगे लेटेस्ट लगा के तुम इसको सुपरफ्लॉस कर दे रहे हो। ठीक है ना, सुपरफ्लॉस मतलब होता है जब अर्थ से अधिक लिख दिया जाता है। ठीक है ना, तो जब अपडेट का मीनिंग ही होता है लेटेस्ट जो चीज़, लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हो, लेटेस्ट जो चीज़ हो, है ना, जिस चीज़ में भी बात की जा रही हो, तो फिर हम लेटेस्ट की बात तो करेंगे नहीं, तो हम लास्ट अपडेट की बात करेंगे, इसलिए लास्ट सही है सेंटेंस के हिसाब से। और हमें पूछना ही है कि अपडेट क्या है, तो व्हाट इज द अपडेट पूछेंगे, लास्ट लेटेस्ट लगेगा ही नहीं। लेटेस्ट तो वैसे नहीं लगना है, लास्ट भी मत लगाओ, लेकिन दोनों में चूज ही करने से लास्ट सही है। समझ गए? अब लिखा है हु केम लास्ट लेटेस्ट, अब तुम कह रहे हो कि इसमें क्या सही होगा बताओ, इसमें लास्ट कि लेटेस्ट? इसमें लास्ट सही, बिल्कुल सही, हु केम लास्ट। भाई क्रम में कौन बाद में आया? लेटेस्ट का मतलब तो हो गया कोई पैदा हुआ है ना। हु केम लेटेस्ट मतलब नवीनतम कौन? नवीनतम तो बच्चा ही आता है, और कोई आता है? तो यहाँ पर लेटेस्ट का यूज गलत है। क्या होगा? हु केम लास्ट। सभी को समझ में आ रहे हैं? नोट करो, रब कर दे। कुछ पूछना है किसी को? तो इन वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया सभी को? क्यों भाई, किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक, एक छोटा सा रूल और देखो,
देखो कुछ फ्रेज लिखी हुई है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रही है, दिख रही है कि नहीं? देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान समझो। देखो हर जगह सभी फ्रेज में कॉमन या म्यूचुअल आ रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझ लो। जैसे हमने कॉमन लिया, तो कॉमन का मीनिंग जो हिंदी में होता है वो होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो दो लोगों में कॉमन हो, ठीक है ना। लेकिन कॉमन का हम यूज़ इंग्लिश में तब करते हैं जब कोई भी चीज़ विजिबल हो। कैसी है? विजिबल हो, मतलब दिखती हो, और साथ ही साथ उसको शेयर किया जा सकता हो, एंड कैन बी शेयर्ड, मतलब शेयर कर सकते हो तुम किसी भी चीज़ को, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमन का। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले म्यूचुअल की, तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का हिंदी में तो मीनिंग होता है पारस्परिक। सही लिखा है ना, पारस्परिक? क्यों भाई? लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं तो हम ऐसे वर्ड्स के साथ करते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और ऐसे वर्ड्स में करते हैं जो एक दूसरे के साझे में ही चलते हैं हमेशा, है ना। रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिना संभव ना हो, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल बोलते हैं। अब जैसे हमने देखा कॉमन ड्रेस, तो देखो ड्रेस एक ऐसा नाउन है जो विजिबल होता है, दिखता है, शेयर किया जा सकता है, और इसीलिए इसके साथ जो कॉमन आया वो सही है। विजिबल और शेयरिंग के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉमन, तो ये सही है फ्रेज। अगला लिखा है म्यूचुअल फ्रेंड, तो मान ली म्यूचुअल फ्रेंड सही है गलत है? फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? उसमें आता है ना म्यूचुअल फ्रेंड। तो म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जो दो लोग का कॉमन मित्र हो। क्या कभी भी कोई मित्र सिर्फ महसूस किया जा सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता ना, वो विजिबल होगा और दोनों लोगों के बीच में कॉमन होगा। इसलिए यहाँ पर जो म्यूचुअल लिखा है वो गलत है अपने आप में, क्योंकि जो आगे नाउन यूज हो रहा है फ्रेंड, ये शेयर किया जा सकता है, विजिबल होता है, दिखता है, इसलिए यहाँ म्यूचुअल कहना गलत है। इसमें क्या होगा? कॉमन। समझ गया कि नहीं? अब जब कॉमन फ्रेंड कर दोगे तो सही है, तो अगर लिख के आता है फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड तो गलत लिखा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें सही, तुम्हें लग रहा है उसमें सही है तो गलत हो तुम, ठीक है ना। अब अगले लिखा आ गया म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो म्यूचुअल के साथ रिलेशनशिप आ रहा है। अब ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये तो एक संबंध है ना, रिलेशन है ना, और ये संबंध से फील किया जाता है और एक दूसरे के सापेक्ष होता है। मतलब तुम अगर रखोगे मित्रता का संबंध तो हम भी रखेंगे, तुम रखो प्रेम संबंध तो हम भी रखेंगे, तुम लड़ाई करोगे तो हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? है कि नहीं? तो इसमें जो चीज़ फील की जा रही है, इसी वजह से रिलेशनशिप फील की जाती है, संबंध है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी वजह से यहाँ जो म्यूचुअल आ रहा है ये अपने आप में सही है। तो कायदे से वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप होना चाहिए, म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं? म्यूचुअल फ्रेंड या फ्रेंड्स सही है, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप, सॉरी म्यूचुअल फ्रेंड गलत है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप सही होता है, ठीक है। अब लिखा कॉमन बुक, तो अब हमें बताओ सभी लोग, बुक क्या है? विजिबल है, कॉमन कहना सही है, इसलिए सही है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है? सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, आपस में होता है, बिना एक के दूसरा हो नहीं सकता, दो लोग के बीच में होगा, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के साथ म्यूचुअल कहना भी सही, ये भी सही हो गया। आगे आ रहा है कॉमन म्यूचुअल अटेंडेंट। अटेंडेंट बोलते हैं सेवक को, जैसे तुम कहीं पे खाने पीने जा रहे हो, जो तुम्हें सर्व करता है उसको अटेंडेंट बोलते हैं, समझे ना। तो अटेंडेंट तो विजिबल व्यक्ति होगा ना, कैसे फील करोगे उसको? अगर वो विजिबल है तो विजिबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमन। म्यूचुअल यहाँ पर रॉन्ग है, कॉमन सही है। अगला देखो फिर से फ्रेंडशिप आ गई बात, तो फ्रेंडशिप भी तो एक रिलेशन है जो फील करता है व्यक्ति। क्या ये दिखता है? नहीं दिखता है ना, इसी वजह से इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? म्यूचुअल। यहाँ पर कॉमन गलत है अपने आप, ठीक है ना, ये म्यूचुअल सही है। अब इंपॉर्टेंट हैं दोनों, चलो हमें कोई बताए इसमें कौन सा सही कौन सा गलत, कौन बताएगा? बताओ आयुषी, इन दोनों में कौन सही है? कॉमन यूज करें या म्यूचुअल? कोई बताए? देखो अच्छा, म्यूचुअल के कहने वाले कितने लोग हैं? सब लोग म्यूचुअल वाले हैं, दोनों सही है। अब देखो ध्यान से, ये जो एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो दो लोगों के बीच के समझौते के लिए बनाया गया है।
तो एग्रीमेंट का मीनिंग ही होता है दो लोगों के बीच का समझौता, जो दो लोगों के बीच में डील हो रही हो। तो जब एग्रीमेंट का मीनिंग ही दो लोग की डील होता है तो ना कॉमन यूज़ करेंगे ना ही म्यूचुअल यूज़ करेंगे। ये सुपर फ्लॉस है इसके आगे, और ये दिए जाते हैं पेपर में, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कॉमन और म्यूचुअल फादर, भैया पिताजी हैं तो पिताजी अगर दो लोग बोल रहे हैं तो कॉमन कैसे, म्यूचुअल कहने की नीड ही नहीं है, ठीक है ना। पारस भी एक पिताजी को पिताजी बोल रहे हैं और सुयस भी पिताजी बोल रहे हैं, तो कॉमन पिताजी कैसे हो गए, कॉमन तो पिताजी हैं तो पिताजी हैं। तो ये वर्ड ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है दो लोगों के पिता के लिए, है ना। तो यहाँ पर कॉमन म्यूचुअल कहना दोनों ही रॉन्ग है, फादर तो फादर। समझ आई सभी की बातें, नोट करो। आगे देखो, इसमें कोई डाउट किसी को, क्यों भाई, अरे बोलो, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला देखो, छोटा सा है। देखो कभी भी ऑल या फिर बोथ, अगर ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, हाँ बताओ सही है कि नहीं। जैसे में लिखा है माई ऑल फ्रेंड्स, एक ये लिखा हुआ है और एक हमने लिखा है ये दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखा माई ऑल फ्रेंड्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, क्या सही है, क्या गलत लग रहा है सेंटेंस में, क्या होगा सही स्ट्रक्चर, क्या होगा, और कोई बताओ, तुम्हें गलत नहीं लग रहा है। ध्यान रखो मूर्खों कि कभी भी ऑल और बोथ के साथ, ऑल और बोथ के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव जब यूज़ करते हैं तो हमेशा इनके बाद में यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये हमारा ये होता है ऑल या बोथ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, जबकि हमने लिख क्या रखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव आगे और उसके बाद ऑल या बोथ, इसलिए स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत है। माई ऑल की जगह क्या कहना सही है, ऑल माई फ्रेंड्स, समझ रहे हो कि नहीं। ऑल माई फ्रेंड्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, मेरे सभी मित्रों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। उसमें हिंदी में यही बोलेंगे मेरे सभी मित्रों ने, इसलिए माई ऑल फ्रेंड्स ये एरर दिया जाता है। सही कैसे होगा, जब तुम इसको इंग्लिश में सही करोगे, ऑल माई फ्रेंड्स बोलोगे, ठीक है ना। ऐसे ही अवर बोथ बुक्स लिखा हुआ है, तो क्या अवर बोथ बुक्स होगा मानवी, क्या होगा, बोथ अवर बुक्स, क्योंकि पहले हम लिखेंगे ऑल या बोथ, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर नाउन आएगा। तो बोथ अवर बुक्स हैड बीन स्टोलन, ये सही है, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को, नोट करो। ये सभी ने, चलो आगे देखो। देखो इसके बाद हम नो का यूज़ देखने जा रहे हैं। अब तुमको नो का यूज़ क्या बताएंगे, ये तो पता ही है हमें, लेकिन तुम्हें नहीं पता। देखो नो का दो सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एक तो नो का मतलब होगा कि हम एक एक करके सबको मना कर दें, कोई भी नहीं, बोलो हो सकता है कि नहीं, कि कोई भी नहीं की हम बात करें, दैट मीन्स नॉट एनीवन, या नॉट एनीवन नॉट एनीबॉडी, है ना, एनीथिंग, कुछ भी उससे मतलब नहीं। या फिर हम सभी को रिजेक्ट कर दें एक साथ, है ना, सभी नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं, दैट मीन्स नॉट ऑल। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो जब भी हम एक एक करके रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मना कर रहे हैं, तो भाई हम ऐसे में क्या करेंगे, नो तो यूज़ करेंगे ही, नो के साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
ठीक है ना। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। और अगर सभी को मना करेंगे तो फिर नो के साथ आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगी। कोई डाउट है यहाँ तक बताओ, किसी को समस्या? जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने 2 एग्जाम्पल लिखे। जैसे हमने लिखा है नो बॉय इज अलाउड टू गो, मतलब किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को जाने की अनुमति, अलाउड, परमिशन नहीं है। तो अलाउ नहीं है तो नो बॉय लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हर एक बच्चे की बात की जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां तो किसी को डाउट है? दूसरा में लिख दिया नो कमेंट्स वर मेड बाय द यूट्यूबर, मतलब यूट्यूबर ने कोई भी कमेंट्स नहीं किए। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हम नो कमेंट वॉज मेड लिख सकते हैं क्या? अगर हम नो कमेंट वॉज मेड लिखेंगे तो बस ये ध्यान रखना है कि वो भी सही है, गलत, ये दोनों ही गलत नहीं है। तुम नो बॉयज लिखोगे तो भी सही है, लेकिन जब नो बॉयज लिख दोगे, प्लूरल कर दोगे तो यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। सिंगुलर लिखोगे तो नो बॉय लिखोगे, यही तो बात है। ये नहीं करें दोनों गलत है, गलत नहीं है। ऐसे यहाँ पे नो कमेंट्स वर मेड, हमने प्लूरल लिखा है ना इस बार, ये प्लूरल आया। यहाँ पर ये क्या था? सिंगुलर था। सिंगुलर था बॉय, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई। तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी नहीं, एक एक करके। यहाँ पर सभी को ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो नो कमेंट्स वर मेड यहाँ प्लूरल बना लिया हमने। तो प्लूरल अगर आया नाउन तो प्लूरल आएगी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर आया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना, एक एक का सेंस हो जाएगा, इसमें सभी का सेंस हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? क्यों भाई? और जैसे हमें 1-2 और सेंटेंस लिखते हैं, बताओ जरा हमें। जैसे हमने लिखा है लिखा है नो शूज वर वॉर्न बाय रश्मि, ये लिखा हुआ है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या गलत है? देखो, जब कोई व्यक्ति शूज पहनता है तो पहली बात तो शूज जब भी लिखते हैं तो हम पेयर ऑफ शू लिखते हैं। तो यहाँ तो पहले तो ये सही करो कि नो पेयर ऑफ शू होगा, नो पेयर ऑफ शूज। और जब कोई पेयर ऑफ शूज पहनता है तो दोनों पहनता है, नहीं पहनता है, ये तो होता है। तो यूज़ करते हैं उसको हम सिंगुलर केस में, और क्योंकि हम सिंगुलर केस में यूज़ करते हैं ये सिंगुलर हो गया, इसी वजह से यहाँ पे हम वर का यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वॉज वॉर्न। वियर की थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, वियर वॉर वॉर्न। क्लियर? कोई डाउट किसी को? एक और लिखा है नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़। अब यहां पर बताओ, तो देखो नो न्यूज़, अब देखो न्यूज़ क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो यहां पर भी अनकाउंटेबल है और यहां पर भी अनकाउंटेबल है। कोई डाउट है यहां पर? जब ये अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है तो न्यूज़ से पहले जो आ रहा है वो इसका एडजेक्टिव है। न्यूज़ का, न्यूज़ एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं अगर ये सिंगुलर होता है तो ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। लेकिन ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो जाए या अनकाउंटेबल नाउन पहला यूज़ बता रहे हैं तो कभी भी हम इसके पहले क्या ये आर्टिकल लगाएंगे ए, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, ये भी सही है। ठीक है ना। एक और देखो, जैसे मैंने लिख दिया है, लिखा है नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज वर प्रेजेंट इन हिज हर देयर रूम, ये लिखा हुआ है। तो नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज वर प्रेजेंट इन हिज हर देयर रूम लिखा हुआ। अब हमें एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा है नो बॉय, तो देखो कोई लड़का उपस्थित तो था ही नहीं,
तो एक तरह से देखो, जब कोई लड़का था ही नहीं तो ये इसका सेंस तो खत्म हो गया, सेंस खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब सेंस खत्म हो गया तो एंड के साथ इस चीज़ को अगर तुम ना भी लिखो तो भी कोई अर्थ नहीं इसका, इसका अर्थ ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे बोलते नहीं, बोलते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसका अर्थ नहीं है कुछ यहाँ पे, समझो इस बात को। तो अर्थ नहीं है तो अर्थ बचा किसका अब, क्योंकि एक तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब मेन अर्थ किसका है, नो गर्ल का, क्योंकि ये पास है। अगर यही चीज़ ये आगे लिखा होता, ये पीछे लिखा होता तो इसका अर्थ हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखना, नो गर्ल आ गया सिंगुलर है ना, अगर सिंगुलर तो हम किसका यूज़ करेंगे, वॉस का। पहले तो वर यहाँ रॉन्ग हो गया। और दूसरी बात ये भी साथ में कि जो आगे ये जो प्रोनाउन आ रहे हैं, ये प्रोनाउन हमेशा किसके साथ रहेंगे, इसके साथ रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही है, हर, ये हिज भी रॉन्ग हो जाएगा और ये देयर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका रूल इंपॉर्टेंट है। तो रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि अगर नो के साथ कोई सब्जेक्ट आ जाए वन, और एंड के साथ फिर से नो आ रहा है और फिर एक सब्जेक्ट टू है, तो ध्यान रखना ये आगे जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाला प्रोनाउन होता है अगर आ रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो सेंस होता है ना वो खत्म हो जाता है। समझ गए कि नहीं, तो इसके अनुसार होगा। हालांकि देखो दो जनरली लोग क्या करेंगे, दोनों ऐड हैं आपस में, एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल हो गया, वो यहाँ वर लगा देंगे, फिर वहाँ दियर कर देंगे, ये गलती होगी ना। फिर एक उसमें नियम में चले जाएंगे कि बताया था कि हम मैस्कुलिन जेंडर को उस पर प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उसके अनुसार वो हिज लगा देंगे, तो रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा है ना। तो समझ लो ये रूल इस तरह से वर्क करता है, ये पूछा भी जाता है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सभी को, नोट करो, नोट कर लिया सभी, एक मिनट रुकना, इसको निकालो, सब कर दे। देखो भाई, इसके बाद हमें यूज देखना है अदर, अनदर एंड द अदर। अब तुम कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, हमें तो आता ही है। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो। देखो देखो अदर का जब भी हम यूज़ करते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनदर का करते हैं तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और द अदर का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी, बट इन स्पेसिफिक सेंस, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक बना दी जाए तब हम यूज़ करते हैं, इन स्पेसिफिक सेंस। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो अदर का एक और यूज़ होता है वो ऑल्टरनेटिव के लिए होता है। किसके लिए होता है, ऑल्टरनेटिव के लिए। किसी को डाउट इसमें, हमको सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनको जल्दी से नोट करो। देखो ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है कृष्णा बॉट डैश बुक, तो हमने क्या बताया, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अनदर। अब अनदर यूज़ करने का रीज़न भी है, देखो अदर के पहले हम एन लगा रहे हैं, ये एडजेक्टिव बनेगा, तो लिखा तो वही है ना, एन अदर बुक, क्योंकि बुक सिंगुलर है, बुक सिंगुलर होगा तो इसके आगे जो एडजेक्टिव आएगा उसके पहले लेटर के अकॉर्डिंग ए एन का में यूज़ करना है, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम एन का यूज़ करते हैं, इसलिए वो कंबाइन करके हम उसको क्या बोल देते हैं, अनदर। तो कृष्णा बॉट अनदर बुक हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि बुक से पहले अदर और बुक सिंगुलर है इसलिए हमें आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, इसके वर्ड के अकॉर्डिंग आया है ना पे तो एन लगेगा, इसलिए अनदर कर देते हैं साथ में, ठीक है, इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अनदर आता है।
लिखा है देयर इज नो डैश इंटरनेट कैफे इन दिस एरिया। नो के बाद क्या लगाएं, अनदर इंटरनेट कैफे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव की बात हो रही कि तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, यही विकल्प है, ठीक है ना। तो वैकल्पिक हो गया, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, अदर। तो देयर इज नो अदर इंटरनेट कैफे इन दिस एरिया। अगला, द क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर, क्या लगाएंगे, अदर। क्या लगाएंगे, ध्यान रखो ये 5 ईयर्स जो है ना, देखो यहाँ वैलिडिटी की बात की गई है, वैलिड फॉर, तो क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है। ये यहाँ पर एक सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड को, और ये सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, एकात्मकता दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, अनदर। अगर तुमने यहाँ पे अदर लगा दिया गलत हो जाएगा, प्लूरल देख के 5 ईयर्स, ठीक है ना। द क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर अनदर 5 ईयर्स। अगला है दे डिमांडेड कर लेना, ठीक है, जिसका गलत हो गया। दे डिमांडेड डैश बुक्स टू रीड। अब सीधी सी बात है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, बोलो है कि नहीं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अदर। समझ गया कि नहीं। अगला है ऑन दिस साइड ऑफ द रोड वॉज सरला, मतलब सड़क के इस साइड पर सरला थी, एंड विमला ऑन, कुछ भी नहीं बोला गया है, विमला ऑन। अब देखो जो स्पेसिफिक सेंस लेना है ना हमें, क्योंकि पहले सेंटेंस में लिखा गया पूरा ऑन दिस साइड ऑफ द रोड, तो अब तो दिस साइड वगैरह कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सेंस स्पेसिफिक बनाएगा। इस यहाँ का जो सेंस है वहाँ पे कैसे जाएगा, जब हम अदर के साथ क्या यूज करेंगे, द, तो अब क्या हो जाएगा, एंड विमला ऑन द अदर, मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा द के साथ लगने से अदर, ठीक है। अगला, विजय हैड अ मोबाइल इन हिज वन हैंड, फिर से देखो वही चीज, विजय के पास एक मोबाइल है, इन हिज वन हैंड, एक हाथ में, एंड एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की बात की गई, पूरा नहीं लिखा गया है, विजय हैड एन अम्ब्रेला इन, ठीक है ना, ये तो नहीं लिखा गया, तो स्पेसिफिक सेंस हो गया, तो क्या लगाएंगे, द अदर। समझ रहे हो कि नहीं, तो इन द अदर वन। कोई डाउट किसी को। अगला है द अनदर हीरो ऑफ द मूवी वॉज साइकोटिक। अब देखो हीरो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं, तो देखो अब यहाँ पे द लगा दिया है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एन को कट कर दें, तो द अदर हीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जो दूसरा हीरो था स्पेसिफिक सेंस है ना, तो द अदर हीरो ऑफ द मूवी वॉज साइकोटिक, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। साइकोटिक किसको बोलते हैं, जिसका मतलब पागल टाइप का हो है ना, विक्षिप्त हो, ऐसे बोलते हैं। या फिर इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसी को हम दा को कट कर दें और यही लिख दें क्या, सीधे सीधे अनदर हीरो, जो अन्य हीरो था मूवी का। भाई हीरो सिंगुलर है ना, तो हमें एन भी तो लगा सकते हैं, लेकिन तब दा नहीं लगेगा, तो या तो अनदर हीरो कर लो तो भी सही है, या फिर द अदर हीरो तो भी सही है। समझ गए सभी लोग, कोई डाउट। यहाँ तक सभी लोग प्रिपेयर कर लो अच्छे से, अगली क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक हो गया था ना कल, क्यों कल की क्लास में किसी कुछ पूछना है, क्यों नहीं पूछना है, ठीक है। देखो आगे अगला पढ़ने जा रहे ईच एंड एवरी। ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो ईच और एवरी दोनों ही पहले हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़े हैं ना, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ये समझने जा रहे हैं। देखो जो ईच जो होता है इसके साथ पहली बात तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। सेम यहाँ पे भी होता है, इसके साथ भी क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब बात ये आती है ईच का यूज़ कब करेंगे और एवरी का यूज़ कब करेंगे। तो देखो ईच का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी इंडिविजुअल की बात की जाए। किसकी बात की जाए, इंडिविजुअल की, और इंडिविजुअल की बात की जाए किसी स्मॉल ग्रुप में, है ना।
मेरी बात समझ में आ रही है सभी की नहीं? इंडिविजुअल की बात की जाएगी और स्मॉल ग्रुप में। इसमें अपोजिट, इसमें सभी की बात की जाती जनरली, ऑल इन जनरल बट इन लार्जर ग्रुप। ठीक है ना? कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ध्यान समझो उनको। कोई नाम बताओ, कोई नेम बोलो। बातें मत करो यार। ठीक है ना? देखो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे कि दोनों में क्या भिन्नता होती। देखो अभी ने बताया कि ईच का यूज़ करेंगे स्मॉल ग्रुप में और एवरी का लार्ज ग्रुप में। तो जनरली जो एवरी होता है वो सभी की बात करता है जनरल में, और ईच क्या, हर इंडिविजुअल की। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, डैश मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज ऑनेस्ट, क्या भरना चाहिए भाई? फैमिली क्या होती है? एक स्मॉल ग्रुप होती है, और ऑनेस्टी की बात की जा रही है। अब पूरा परिवार एक साथ ऑनेस्ट तो बोला नहीं जाएगा, हर इंडिविजुअल की बात ही है स्पेसिफिकली, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ईच। अगला है, डैश सिटीजन हैज अ राइट टू वोट इन इलेक्शंस। अब ईच सिटीजन लिखोगे क्या, क्या लिखोगे? एवरी सिटीजन, क्योंकि लार्ज ग्रुप की बात की जा रही। जनरली हम सारे सिटीजन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन सिंगुलरिटी के साथ, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग और बात है ना, लेकिन आएगा क्या? एवरी। तो देखो सभी की बात की जा रही जनरल में, और ग्रुप को शो कर रहा है, ग्रुप का है क्या? इंडियन सिटीजन्स का, है ना। अगला है, अक्षत नोस डैश फंक्शन ऑफ दिस मोबाइल। ठीक है ना, तो अक्षत नोस क्या हो जाएगा? मोबाइल के फंक्शंस क्या होते हैं? छोटी सी बात है, ठीक है ना। क्या हम सभी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें हर एक चीज पता होनी चाहिए एक एक करके, है ना, इसलिए क्या भरेंगे? ईच। तो यहाँ पर ईच सुटेबल है। अगला लिखा है, डैश स्टूडेंट स्टडिंग इन माई कोचिंग इज इम्पॉर्टेंट टू मी। तो देखो जनरली हम सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्या ईच की बात कर रहे हैं एक एक करके? नहीं, हो सब की रही है, ठीक है ना, सबको स्पेसिफिकली भी ले सकते हो, लेकिन सुटेबल क्या होगा ईच एवरी में? एवरी, क्योंकि जनरल में स्टूडेंट्स की बात हो रही जो भी इस कोचिंग में पढ़ते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कोई डाउट किसी को इनमें? नोट करो। देखो अगला, देखो आगे देखो,
देखो फ्यू लिटिल मैनी मच का यूज देखने जा रहे हैं। पहले ध्यान समझो होते क्या है। देखो देखो फ्यू और जो लिटिल होता है ये दोनों ही एक साथ देखे जाएंगे, ठीक है ना। और मच और मैनी अलग से। देखो पहले इसमें आपस में रिलेशन कैसे, ठीक है ना, ये समझो। देखो फ्यू और मैनी ये दोनों ही संख्या में अधिक के लिए यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? संख्या में अधिक के लिए। मतलब अगर अधिक है तो हम यूज करेंगे फ्यू एंड मैनी का। और लिटिल और मच का यूज कब करते हैं? जब कंपैरेटिवली कम हो। समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद फ्यू और लिटिल। अच्छा एक चीज और, जो फ्यू और मैनी होते हैं ये दोनों ही काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेबल। बात समझ में आ रही कि नहीं? फ्यू और मैनी कैसे होते हैं? काउंटेबल। ये दोनों ही काउंटेबल हैं, मतलब संख्यात्मक। मतलब संख्या आएगी तो हम यूज करेंगे किसका? फ्यू और मैनी का। कोई डाउट किसी को इसमें? क्यों भाई? और अगर संख्या नहीं है, क्वांटिटी है, तो हम यूज करेंगे किसका? लिटिल और मच का। तो ये क्वांटिटी के लिए आते हैं, मतलब जहां मात्रात्मक दिया हो, है ना, मात्रा दी गई हो, तो वहां पर आएंगे लिटिल और मच। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट नहीं ना? एक चीज और देखो, मैनी और मच का यूज अभी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा था ना? ध्यान है कि नहीं ध्यान है? किसको नहीं ध्यान है? एक चीज ध्यान रखना, ये यहां मत लिखो, ठीक है? देखो फ्यू और लिटिल ये कम के लिए होते हैं, सॉरी, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया। और मैनी और मैच ये किसके लिए होंगे? अधिक के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी फ्यू और मैनी काउंटेबल्स के साथ आते हैं, मतलब जिनको गिन सको, काउंट कर सको। और जब क्वांटिटी की बात की जाएगी तो लिटिल और मच का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने देखा था ना, मच मनी इज नीडेड, ऐसे लिखा था ना। क्या मैनी मनी लिखते थे क्या? लेकिन मैनी पर्सनस लिखते थे, मच पर्सनस तो नहीं लिखते थे। मैनी बॉयज मच बॉयज होता था क्या? नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दोनों ही किसके लिए? क्वांटिटी के लिए, और ये दोनों संख्या के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें मैनी और मच नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस था इसलिए बता दिया। हमें पढ़ना है फ्यू और लिटिल का यूज। अब देखो ये फ्यू है, ये 3 तरह से यूज होता है। और सिमिलरली ये जो लिटिल है ये भी। पहले देखो फ्यू का यूज होगा कैसे? 3 तरीके से। हम इसको ले सकते हैं पहले तो फ्यू, या फिर आ फ्यू एंड द फ्यू, मतलब आर्टिकल ए के साथ, द के साथ, या फिर किस अकेले ही। ऐसे लिटिल को भी लिख सकते हैं, ठीक है, आ लिटिल एंड द लिटिल। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं ना। साथ ही साथ ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्यू का यूज़ कब करेंगे हम? जब नंबर की बात की जाएगी, जब संख्या की बात की जाएगी, ठीक है ना। और जब मात्रा की बात की जाएगी तो हम यूज़ करेंगे लिटिल का। अब इंपॉर्टेंट है फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। देखो जब संख्या की बात तो की जाए, लेकिन संख्या इतनी कम हो कि ना के बराबर हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं फ्यू को, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे कहीं पे एक रूम है और तुम रूम में गए, झांका तुमने, देखा कोई नहीं था,
तो तुम ये बोल सकते हो देयर वर फ्यू पर्सन्स इन द रूम। फ्यू पर्सन्स का मतलब ये हो गया कि कमरे में ना के बराबर संख्या थी, मतलब तुम जितनी भी संख्या थी उसको ना के बराबर समझते हो। ठीक है, जब भी ऐसे दर्शाना होगा, ऐसे पॉइंट करना होगा तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे, ऐसे मात्रा के लिए लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो फ्यू का मतलब क्या, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे जो अफ्यू होता है ये संख्या में कम तो है, संख्या में कम तो होगा, लेकिन इतना है कि काम चल जाएगा, है ना। परंतु कुछ है ना, कह सकते हो काम चला हुआ है, काम चल सकता है तो बहुत कम, लेकिन कैसा है, कुछ है, मतलब जिसको तुम गिन रहे हो। ऐसे जो द फ्यू होता है ये संख्या में कम ये भी होता है। ध्यान रखना ये प्लूरल के सेंस में यूज होते हैं सभी। ठीक है ना। फ्यू कब आएगा, प्लूरल के साथ, इन्होंने बताया ना, अधिक के लिए आएगा, सॉरी प्लूरल। हाँ एक चीज़ और लिख लो कि जब हम फ्यू का यूज़ करते हैं ये आता है हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्योंकि इसको प्लूरल ही मानते हैं। ऐसे जो लिटिल होगा इसको हम किसके साथ लाते हैं, इसको लाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ लाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तुम यहाँ पे ये लिख लो फिलहाल कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना। हेल्पिंग वर्ब तो देखा जाएगा बाद में, हम समझाएंगे। तो लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो फिर से द फ्यू पे आते हैं। तो संख्या में कम परंतु कैसा होगा, निर्धारित होगा। कैसा होगा, निर्धारित। और समझने के लिए कह सकते हो तुम कि स्पेसिफिक सेंस में जब यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक सेंस होगा जब किसी भी सेंटेंस में या किसी बात में, तो हम यूज़ करेंगे द फ्यू का, है ना। और टू पॉइंट आउट, है ना, इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए किसी भी संख्या को, है ना, हम किसका यूज़ करेंगे, द फ्यू का। अब जैसे ये सभी संख्या में ना, ये सभी क्या है, मात्रा में, सब कुछ है। अब इसमें क्या हो जाएगा, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर हो। ठीक है। आ लिटिल क्या, ये मात्रा में कम तो है परंतु कुछ है। ठीक है ना, मतलब जो भी थोड़ा बहुत हो उसके लिए आ लिटिल, लेकिन मात्रा की बात में। द लिटिल में क्या, फिर से वही, मात्रा में कम तो है परंतु निर्धारित या निश्चित है। ठीक है ना, कैसा है, निर्धारित। ठीक है ना, बाकी वही सेम बात है, स्पेसिफिक सेंस में भी यूज होता है, लेकिन कब, जब मात्रा की बात की जाए। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात हम और बता दें एक्सरसाइज कराने से पहले, कि जब द फ्यू और द लिटिल का यूज करेंगे, किसका, द फ्यू और द लिटिल का, तो बाद में लिख लेना कि द फ्यू और द लिटिल, इन दोनों का यूज जनरली तभी होता है जब किसी भी सेंटेंस में कोई क्लॉज आ रही हो। ठीक है ना, जनरली तभी होता है। क्लॉज जरूर तुम्हें मिलेगी इसमें देखने को, क्योंकि क्लॉज से पता चलता है कि निश्चित है कि नहीं। भाई द लगाने का मीनिंग क्या होता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है तो निश्चित करता है वो। तो हमने द लगाया तो संख्या निश्चित हुई ना, स्पेसिफिक हुई ना, और स्पेसिफिक हुई इसलिए हम द फ्यू द लिटिल का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद देखने को तुम्हें क्या मिलेगा, कोई क्लॉज, है ना। तो जनरली क्लॉज आती है इसमें, क्लॉज के साथ आते हैं, मतलब जिन भी सेंटेंसेस में क्लॉज लगी होगी उसमें द फ्यू द लिटिल का यूज हो रहा होगा। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या। तो फ्यू का मतलब क्या, संख्या ना के बराबर हो जाए। ऐसे ही लिटिल, मात्रा इतनी कम है कि ना के बराबर है, तुम उसको नगण्य मान रहे हो तो अपने हिसाब से, है ना, नहीं मान रहे हो, जबकि है थोड़ी बहुत लेकिन ना के बराबर मान रहे हो। इसके बाद अफ्यू,
संख्या में कम तो है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है उससे काम चल सकता है, ठीक है ना, इतना है कि उसको कंसीडर किया जा सकता है। ऐसे अ लिटिल, मात्रा की बात कर लो, कम तो है लेकिन इतनी है कि उसको कंसीडर करोगे, है ना, मानोगे, हाँ है जो भी है, समझ रहे हो। और द फ्यू और द लिटिल का यूज, ये भी मात्रा में कम, संख्या में कम और क्रमशः मात्रा में कम होंगे, निर्धारित होंगे, स्पेसिफिक सेंस में यूज किए जाते हैं। जनरली इनके बाद क्लॉज आ रही होती है, मतलब जिन सेंटेंस में क्लॉज आ रही होती है तो हम उन सेंटेंस में द फ्यू द लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम तुम्हें एक्सरसाइज बताते हैं इसकी, एक्सरसाइज करते हैं इसकी, ठीक है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है ना। फ्यू का यूज करेंगे कब, जब संख्या की बात की जाएगी, नंबर्स की बात की जाएगी, या ऐसी चीज़ों की बात की जाएगी जिनको हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल हो। और लिटिल का यूज तब करेंगे जो चीज़ अनकाउंटेबल हो, जिसकी क्वांटिटी की बात की जाए, ठीक है। एक्सरसाइज एक लिखो जल्दी से। नोट करो सभी लोग, जरा ट्राई करो एक बार करने का, फिर हम बताते हैं। देखो भाई, जिसने कर लिया अपने मिला लो। लिखा है देयर इज डैश वाटर इन द जग। अब तो हमें एक चीज बताओ, हम इसमें क्या भर दें, क्या फिल करेंगे। पहले तो वाटर की बात की जा रही, वाटर क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों भाई। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, लिटिल कर सकते हैं, फ्यू तो कर ही नहीं सकते। अब देखो इसमें लिटिल का यूज करें या आ लिटिल का, द लिटिल तो होगा नहीं क्योंकि आगे क्लॉज नहीं लगी, स्पेसिफिक सेंस है नहीं, तो तुम इसमें लिटिल आ लिटिल दोनों यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। कैसे, अगर तुम देयर इज लिटिल वाटर लिखोगे तो तुमने ऐसा माना है कि जग में ना के बराबर पानी, लेकिन तुमने देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग लिखा है तो तुम ऐसा मान रहे हो कि जग में थोड़ा बहुत पानी है। तो थोड़ा बहुत के लिए तो हम लगा रहे हैं इसको, समझ रहे हो कि नहीं। अगला, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर, टाइम की बात की गई। ये डेज का नंबर काउंट कर सकते हो ना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ पहली बात तो हम फ्यू यूज करेंगे। दूसरी बात, इसमें कोई क्लॉज दिख रही तुम्हें, नहीं ना भाई। डॉक्टर उसको कुछ थोड़े बहुत दिन आराम करने को बोलेगा क्या, फ्यू डेज बोलेगा क्या, ना के बराबर दिन आराम करो, तो फिर बोले ही क्यों आराम करने को, फिर क्या बोलेगा, आ फ्यू डेज, है ना, थोड़े बहुत दिन आराम करो। समझ गया कि नहीं। हम पहली बार में फ्यू आ फ्यू, लिटिल आ लिटिल ही चूज करेंगे। द तब लगाते हैं दोनों के आगे जब स्पेसिफिक सेंस हो, ठीक है ना, वो जब मिलेगा या किसी चीज को पॉइंट आउट करना हो, है ना, उसको इंगित करना हो। अगला, डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब देखो वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन, दूसरे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डैश वाटर, जो पानी आई केप्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए रखा था, उसने पी लिया। तो पानी को पॉइंट आउट कर रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वो पानी किसी और के द्वारा पी लिया गया। समझ में भी आ रहा है कि क्लॉज लगी हुई आगे, लगी हुई कि नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं, पानी स्पेसिफिक हो गया ना, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, तुम्हारे लिए रखा था लेकिन पी कोई और गया, तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर के आगे हमें तो पहले तो लिटिल यूज करना है, और किसके साथ, दा के साथ, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक किसी वाटर की बात की जा रही जो पी लिया गया, ठीक है, इसलिए द लिटिल। अगला, द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश, क्या आएगा पारस, क्या आएगा, द फ्यू पीपल। कौन कौन कर रहा है द फ्यू पीपल, रश्मि क्या लगाया, आ फ्यू पीपल। देखो ना द फ्यू होगा ना आ फ्यू होगा, क्या होगा, फ्यू। अब कहोगे ऐसा क्यों, देखो पढ़ो इस सेंटेंस को ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, सो को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ना के बराबर लोग इसको देखने आए थे, यही तो बोलोगे, थोड़े बहुत लोग देखने आए तो फिर कैंसिल कैसे हो जाएगा, ना के बराबर बोलना पड़ेगा तुम्हें तभी तो कैंसिल हो रहा है। सो तो सेंटेंस को ही पढ़ लो, लिखा क्या सेंटेंस में,
समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? फ्यू। अगर तुमने यहाँ पे आ फ्यू द फ्यू लगाया तो दोनों ही रॉन्ग है, सिर्फ फ्यू आएगा। आयुषी नीड्स डैश मनी। अब मनी की बात की जा रही, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट को फिनिश करना है तो क्या ना के और धन चाहिए होगा क्या? थोड़ा बहुत चाहिए होगा, है ना। क्लॉज कोई है नहीं तो हम दा यूज करेंगे नहीं बेमतलब में, इसलिए हम मनी से आगे क्या लगाएंगे? हाँ, लिटिल, ठीक है ना। क्यों लगेगा दा? क्या निर्धारित हो रहा है? फिर तो हर चीज निर्धारित होती है। तुमने पेन खरीदा वो भी निर्धारित है, तुमने कपड़े पहने वो भी निर्धारित है ना। निर्धारित पैसे नहीं चाहिए होंगे, आ लिटिल मनी यूज करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा उसको धन चाहिए होगा, अपने मन से कुछ ही मत लगाओ, ठीक है ना। ऐसी कोई क्लॉज, अभी हमने बोला इसीलिए कि जब तक कोई क्लॉज नहीं होगी, जब तक कोई चीज पॉइंट आउट करके नहीं बोली जा रही होगी, तब तक दा का यूज तो करना ही नहीं है, और तुम फिर भी कर दे रहे हो दा का यूज। आ लिटिल का यूज करेंगे। अगला, लक्ष्मी नोज डैश फ्रेंच सो सी कैन नॉट रीड और राइट इट। क्या होगा? क्या होगा? क्या लगाएंगे? कौन कह रहा आ लिटिल लगाएंगे? आ लिटिल क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे सिर्फ, ठीक है। सिर्फ क्या लगाएंगे? लिटिल। भाई ये भी तो समझो कि अगर थोड़ी बहुत भी उसको बोलनी आती होती या थोड़ी बहुत समझती होती, जानती होती फ्रेंच को, तो फिर ये क्यों लिखा है सो सी कांट रीड और राइट इट? रीड और राइट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसको उसकी जानकारी ही नहीं है, वो जानती ही नहीं उसको, और जानती नहीं तो ना के और सेंस आना चाहिए फ्रेंच जानने का, इसलिए हम क्या लिखेंगे? लिटिल। तुम अगर यहाँ पे आ लिटिल लिख दोगे, इसका मतलब थोड़ी बहुत उसको पता है, वो जानती थोड़ी बहुत, तो फिर लिख और पढ़ क्यों नहीं सकती? तो फिर थोड़ी बहुत जानती क्या है फिर जब लिख और पढ़ नहीं सकती? समझ गए ना। इसलिए क्या होगा? लिटिल। मतलब वो ना कर और फ्रेंच जानती, और इसी वजह से वो उसको लिख और पढ़ नहीं सकती। समझ गए? किसी डाउट है इसमें कोई? अगला, लास्ट नाइट आई मेट डैश फ्रेंड्स। क्लॉज आ गई ना, देखो डायरेक्ट दैट आई हैड, और जैसे ही क्लॉज आ गई, क्लॉज है आगे, इसी वजह से हम यहाँ पे फ्रेंड्स पहले तो क्या है? न्यूमरल है, नंबर मतलब काउंटेबल है, इसलिए काउंटेबल होने की वजह से हम फ्यू यूज करेंगे, लेकिन किसके साथ? दा के साथ, क्योंकि आगे क्लॉज है ना। वो कुछ निश्चित फ्रेंड्स होंगे जो मेरे कॉलेज डेज में मेरे साथ थे, यार लास्ट नाइट में उनसे मिला, तो निश्चित करने के लिए कैसे लगाओगे? द फ्यू लिखो, क्लॉज लगी इस बात को प्रमाणित करने के लिए। अगला, द टी कांट बी प्रिपेयर्ड। टी प्रिपेयर नहीं कर सकते, की जा सकती, एज देयर इज, क्या लिखेंगे? लिटिल। अब समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तुम आ लिटिल लिख दोगे, थोड़ा बहुत है दूध, फिर चाय क्यों नहीं बन सकती, है ना। टी इसलिए प्रिपेयर नहीं हो सकती क्योंकि दूध ना के बराबर है, और इसलिए क्या होगा? लिटिल मिल्क। आगे आ जाओ, चलो ये किसका सही है बताओ जरा, किसने किया है? डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, किसी का हुआ? क्या होगा बताओ? आ लिटिल होगा। देखो भाई, आ लिटिल करने वाले कितने लोग हैं? सब लोग आ लिटिल वाले हैं, सभी का रॉन्ग है, ठीक है ना। और लिटिल और द लिटिल किसने लगाया? एक, और किसने? बस तुमने लगाया, बस तुम्हारे रॉन्ग है। तो समझ रहे हो कि नहीं? एक चीज बताओ, अगर तुम यहाँ पे लिटिल लिख दोगे तो लिटिल तब लगाते हैं जब कोई चीज हो ही ना, जब नॉलेज ही नहीं तो डेंजरस क्या होगा? लिटिल लगाने का मतलब है ना करो और नॉलेज है तुम्हें, और ना करो और नॉलेज तो डेंजरस ही नहीं कुछ भी। किसी व्यक्ति को ना पता हो कुछ भी तो उसके लिए डेंजरस क्या है? डेंजरस तब होता है जब कुछ चीज पता हो और काफी ज्यादा ना पता हो। तो यहाँ पे क्लॉज भी नहीं है तो दा लगाने का मतलब नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? आ लिटिल, ठीक है ना। आ लिटिल नॉलेज, नॉलेज तो होनी चाहिए तभी डेंजरस होगी। सुना ना, अधजल गगरी छलकत जाए, नहीं सुना? पूरी भरी हो क्यों छलकेगी? या तो फिर खाली हो पूरी तरह से, खाली हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं छलकेगी, पूरी भरी हो तो भी नहीं छलकेगी, आधी में छलकती है। नॉलेज भी वैसी चीज है, थोड़ा बहुत होगा तो डेंजरस होगा, पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नोट कर लो। इसमें किसी को डाउट है? अच्छा लग रहा है पढ़ के, समझ में आ रहे हैं? किसी कुछ पूछना हो बताओ जल्दी से, ठीक है नोट करो। देखो ये सभी ने कर लिया ना नोट, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से उसको देखो और मैं बताओ उसके बारे में। जिसने सेंटेंस लिखा है,
देखो ये आ रहा है, ये एक सेंटेंस लिखा है, लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। इसमें क्या गलत है बताओ भाई? लिटिल और लिटिल दोनों यूज हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से, क्यों? क्योंकि फूड की हो सकता है सेंटेंस लिटिल लगा दोगे तो हो जाएगा ना कर और वेस्ट किया गया, अ लिटिल लगा दोगे तो हो जाएगा थोड़ा बहुत वेस्ट किया, जैसे पहला सेंटेंस था। तो दोनों ही सही थे इसमें, ऐसे इसमें भी सही है कि नहीं? फिर क्या इसमें गलत है? हम कह रहे हैं गलत है, बताओ क्या गलत है? चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। ध्यान रखो हमेशा कि जब भी हमने क्वांटिटी और नंबर वर्ड मिल जाए, कौन से वर्ड मिल जाए? नंबर, ये शब्द मिल जाए। क्वांटिटी एक शब्द है, नंबर एक शब्द है, वो यहाँ आ गया। जनरली हम क्या करते हैं, क्वांटिटी के साथ हम यूज करेंगे क्या? लिटिल करते हैं ना। नंबर के साथ हम क्या यूज करेंगे? फ्यू। लेकिन जब ये एज वर्ड्स आ जाएं, क्या आ जाएं? एज वर्ड्स आ जाएं, दोनों ही एज वर्ड्स आ जाएं, शब्द के रूप में किसी सेंटेंस में आ जाएं, तो इन दोनों के साथ ही हम लिटिल और फ्यू का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल। समझ गया कि नहीं? तो लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। यहाँ लिटिल जगह क्या होगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? नोट कर लो।